Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is syllabus discussion for नेट सेट JRF एग्जामिनेशन. इसका जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे. आपको पता होगा कि इसमें दो पेपर्स होते हैं. जो पेपर सेकंड होता है वो आपका अपने सब्जेक्ट का पेपर होता है. उसमें आपका जो सिलेबस होता है वो अपने सब्जेक्ट का होता है जिसमें आपने मास्टर्स किया होता है. और जो पेपर वन होता है वो जनरल पेपर होता है. वो सबके लिए सेम होता है. राइट. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सेट के फॉर्म्स एप्लीकेशन जिस नोटिफिकेशन आ गई है और 1 अक्टूबर 2023 को इसका एग्ज़ाम है. सेट का एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन मोड में. इसमें एक ही दिन होता है और आपको हार्ड कॉपी जो है फिजिकल पेपर मिलता है और आपका जो है ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है सेट का. तो जो नेट है इसका डिफरेंट फेजेस में एग्ज़ाम होता है. इसका CBT एग्ज़ाम होता है. इसके भी कल फॉर्म्स आ गए. आप उसके नेट के लिए नेट JRF के लिए फॉर्म भर सकते हैं. जिसमें भी आपने अपना PG किया है मास्टर्स किया है उसका एग्ज़ाम उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं. जो पेपर वन होता है नेट सेट का इसका पेपर सिलेबस इसका सेम होता है. लेकिन जो सेट है उसकी लेवल जो है लो होती है पेपर की क्वेश्चंस की. तो जो नेट है उसकी जो लेवल होती है हायर देन सेट बट नॉर्मल होते हैं. एवरेज आई कैन से एवरेज लेवल होती है. राइट. जो पेपर वन है इसका थोड़ा सा जो एबिट ड्राई सिलेबस है क्योंकि आप अभी हम डिस्कस करेंगे. इसमें जो टोटल है वो 10 यूनिट्स है. 10 यूनिट्स टोटल है. राइट. और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं और उनके हर पर क्वेश्चन 2 मार्क्स हैं और टोटल 100 मार्क्स है आपको इस पेपर में. अगर आप इस पेपर में एटलीस्ट 70 मार्क्स गेन करेंगे आउट ऑफ 100 तो आपका जो है 70 to 80 अगर आप करते हैं या 75 अराउंड भी करते हैं तो आप JRF जो है क्वालिफाई कर सकते हैं. क्योंकि जो पेपर वन है यूजुअली उसके मार्क्स कम रहते हैं बच्चों को. राइट. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके. जो है हर यूनिट को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो आपके इस पेपर वन में जो सिलेबस में यूनिट दिया गया है यूनिट 1 दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड. राइट. टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला यूनिट है इसमें आपको क्या क्या सीखना है और उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए. टीचिंग के बारे में कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स. राइट. लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप सिखा रहे हो जैसे बच्चा होता है आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो सीख रहा होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. राइट. तो बेसिकली ये यूनिट आपको ऐसे तैयार करना चाहता है कि एज अ टीचर आप कितना अच्छा करेंगे या अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं वो आप कैसे अच्छे से सीख सकते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट इन इंस्टीट्यूशन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, स्वयं प्रभा MOC जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं. स्वयं प्रभा पोर्टल जिसपे वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. या ऑनलाइन अभी डिस्टेंस मोड अवेलेबल है या ऑनलाइन मेथड्स अवेलेबल है वो भी उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए. जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स है उनके बारे में भी पता होना चाहिए. उसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. एक टीचर जो है उसके लिए अगर डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम होगा तो उसकी जो टीचिंग है वो एनहेंस हो जाएगी. ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ICT बेस्ड जो आप आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐड हुई है टीचिंग में उससे कितना हेल्प हुआ है. इवैल्यूएशन सिस्टम्स, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम्स. कि एक टीचर जब इवैल्यूएट करता है एक बच्चे को वो कैसे इवैल्यूएट करेगा, डिफरेंट मेथड्स क्या है उसके लिए, बेस्ट इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है और डिफरेंट तरीक़ों से आप कैसे जो है एक सामने वाले को इवैल्यूएट कर सकते हैं. अगर हम यूनिट 2 की बात करेंगे, यूनिट 2 जो है पहले यूनिट में हमने देखा था टीचिंग एप्टीट्यूड. राइट. ये टीचिंग एप्टीट्यूड था. जब यूनिट 2 है उसमें है रिसर्च एप्टीट्यूड. जब आप PhD के लिए जाते हैं अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको रिसर्च जो है कैसे करनी चाहिए. राइट. आपकी जो रिसर्च है वो ठीक कैसे रहेगी और डिफरेंट तरह से कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं. तो रिसर्च एप्टीट्यूड सेकंड यूनिट है. इसमें रिसर्च उसमें आपको पता होनी चाहिए मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या होने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स. तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रिसर्च के. MCQs इसी बेसिस पे होते हैं. थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स.
क्योंकि हर एक प्रोफेशन का इथिक्स होता है। अगर आप रिसर्च करते हैं उसमें भी आपको इथिक्स फॉलो करना होता है, क्योंकि जो अगर जिन जिन लोगों के साथ आप डील करते हो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, विडोज़ हो, राइट, या कोई विक्टिम हो, अगर आप उस पर रिसर्च करें, किसी टॉपिक पे, किसी कॉन्फ्लिक्ट पे रिसर्च करें, लेकिन आपको ख्याल रखना है जो आगे वाला है उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसके ऑनर डिग्निटी का भी ख्याल रखना है, राइट। तो हम इन डिटेल ये पढ़ेंगे, फिलहाल हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो MCQs डायरेक्टली यहाँ से आते हैं। हर एक यूनिट से 5-5 MCQs आते हैं और 10 यूनिट्स टोटल हैं। एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स है। आप पेपर 1, अगर आप पेपर 1 में अच्छा करते हैं तो अपना सब्जेक्ट आपको अच्छा होता ही है। जो यूनिट 3 है इसमें कॉम्प्रहेंशन है। आपको पता ही है इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन हम करते हैं, पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। एक अच्छी पैसेज होती है, बड़ी पैसेज होती है, ठीक ठाक एक स्टैंडर्ड पैसेज होती है, उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको आंसर आपका पढ़ के आपको आंसर करना होता है। वो भी हम सिखाएंगे आपको कि कैसे आप एक मेथड सीख के कोई भी किसी भी लेवल की जो कॉम्प्रहेंशन पैसेज हो उसका राइट आंसर आप दे सकते हैं क्वेश्चंस का, राइट। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। अब यूनिट 4 जो है इसमें क्या है, यूनिट 4 है कम्युनिकेशन के बारे में, राइट। इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। कम्युनिकेशन क्या होती है, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो ये है कम्युनिकेशन वाला यूनिट, राइट। इसके बाद अगर हम यूनिट 5 की बात करेंगे, दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो कि बहुत सारे बच्चों का वीक होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इज़ द यूनिट 5। टाइप्स ऑफ रीजनिंग इसमें पहले आएगी, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आता है, लेटर सीरीज पे, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स पे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे फ्रैक्शन पे, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज एक्सेट्रा। तो ये जो यूनिट 5 है इस पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग पे, राइट। यूनिट 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग, इस पे यूनिट 6 है वो है लॉजिकल रीजनिंग, राइट। यूनिट 6 क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। उसमें अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कैनोटेशंस, डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज। ये आपने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी पढ़ा नहीं होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अच्छे से आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीख सकते हैं। आज से ही अगर आप पेपर 1 को 1-2 घंटे देंगे तो आराम से हो जाएगा। पेपर 1 पे आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि पेपर 1 डिफरेंट होता है दैन योर मास्टर सब्जेक्ट, उस पर आपको ऑलरेडी होल्ड होता है। वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन एन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, राइट। ओके, उसके बाद तो ये था कौन सा वाला, इसमें लॉजिकल रीजनिंग। पहले तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद यूनिट 7 में डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन भी ये सारा जो है ना बेसिकली ये लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन CSAT में आता है पूरा। सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंड गवर्नेंस। अगर आप एक बार इन मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। देखो ये 3 यूनिट्स है मैथमेटिक्स टाइप, मतलब ये उतना हाई मैथमेटिक्स नहीं होता, रीजनिंग अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। दैट मीन्स 3 यूनिट्स मतलब 15 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स अगर आपने सीखे ना तो कोई भी लेवल क्वेश्चन हो आपको कभी गलत नहीं होगा। दैट मीन्स 30 मार्क्स आप इजीली इसे गेन कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो 8th यूनिट है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। आजकल आपको पता है ICT का दौर ही चल रहा है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ICT जनरल एब्रिवेशंस एंड टर्मिनोलॉजी बहुत ही इजी है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस। तो ये बहुत ही इजी है और आपको सबको ये पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में भी ये आता है। ये जो GS1 का ये जो पेपर 1 का इसमें सिलेबस है ना, ये आपको GS के साथ ओवरलैप होता है। आप देखो बहुत सारे एग्जाम्स आप देते हो उसमें भी रीजनिंग होती है, उसमें भी एप्टीट्यूड होता है, वो यहाँ पे भी है। उसमें भी कंप्रहेंशन होता है, वो यहाँ पे भी है। उसमें भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं।
अगर हम यूनिट 9 की बात करेंगे, ये भी आपको जीएस के साथ मिलता है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं। देखो डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये तो आप वैसे भी जीएस में पढ़ते हैं। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, या ये तो ऑलरेडी हम पढ़ते ही है ना। Environmental issues, local, regional, global, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste, solid, liquid, biomedical, hazardous, electronic, climate change, into socio-economic and political dimensions, impact of pollutants on human health। ये पूरा इकोलॉजी एनवायरमेंट है, इसमें ये चैप्टर दिया गया है, ये आपको करना है। इसके बाद जनरल साइंस के जो कुछ टॉपिक्स हैं, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट्स, नेशनल हैजर्ड्स, डिजास्टर्स मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दैट मीन्स जो भी बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स है, जो भी बड़े बड़े कन्वेंशन है, आपको पता होने चाहिए। और जो भी इंडिया ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं इन इकोलॉजिकल एनवायरमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, बहुत सारी इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये भी इंडिया और फ्रांस का ही एक इनिशिएटिव है। ये आपको पता होना चाहिए, हैजर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके काजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, राइट। बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना है इसको। और उसके बाद यूनिट 10 की बात करेंगे, डोमेन नॉलेज आपको चेक होती है, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में इसमें पूछते हैं। Institutions of higher learning, education in ancient India, evolution of higher learning, research in post-independence India, Oriental, conventional, non-conventional learning programs in India, professional, technical, skill-based education, value education, environmental education, policies, governance and administration। तो आपको ये हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो पहले हमारे पास ऑलरेडी एंशिएंट इंडिया में होते थे, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कैसे चेंज हुआ, या कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या है, डिफरेंट स्किल्स क्या यूज़ होते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, ज़रूरत क्या है, गवर्नेंस क्या है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रही है, डिफरेंट पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी आ सकती है, राइट। तो ये है यूनिट 10 यूनिट्स, ये है पेपर 1 के, इसमें 100 मार्क्स होते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट और जो है बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेट सेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और अगर आप एक बार एफर्ट देते हैं, मे भी आप कम एफर्ट दे पाएंगे, ये साल में 2 बार होता है। अगर आप जून के लिए प्रिपेयर करते हैं, दिसंबर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अगर यहाँ पे नेट होता है, दिसंबर में आपका JRF हो सकता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। और आपको फिर JRF वालों को अराउंड 40,000 पर मंथ मिलता है जब वो PhD प्रोग्राम में ये करते हैं, और आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं, और हमेशा आपको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप प्राइवेटली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी जाएंगे, आपका नेट JRF होता है, सेट होता है, तो यू विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर अदर्स। So this was the syllabus. This is the syllabus for this paper first, नेट सेट एंड JRF, जो कि UGC ने फॉर्म्स निकाले हैं कल नेट के, और सेट भी इस साल होने वाला है, 1 अक्टूबर उसका एग्जाम है, उसकी भी नोटिफिकेशन आ गई है, जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन कैसा लगा, एंड अगर आप लोगों का कोई एरिया वीक है आप वो भी लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट अ क्रैश कोर्स, लेकिन उसके लिए बच्चों का रेस्पॉन्स पहले होना चाहिए कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूंगी और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं स्टार्ट करूंगी। एंड जो भी आपकी सजेशन होगी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू, टू एनकरेज यू, राइट। सो यू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड यस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्होंने भी मास्टर्स किया है, सो दैट कि सबको फ़ायदा मिले। एंड यस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।